अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, दैट इज़ फेमिनिज्म। फेमिनिज्म एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लिटरेरी थ्योरी है जो कि आज भी ट्रेंड में चल रही है और एग्जामिनर्स की, इंटरव्यूअर्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट फेवरेट थ्योरी है ये फेमिनिज्म। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब भी किसी भी वर्ड के साथ इज़म लग जाए ना, ISM, तो इट मीन्स वो या तो थ्योरी है या वो कोई फिलोसफी है। और अभी यहाँ पे वर्ड फेमिन है यानी कि फीमेल से रेलेवेंट, तो फेमिनिज्म बेसिकली वो थ्योरी होगी जो कि फीमेल के राइट्स के बारे में बात कर रही होगी। एनी हाउ, डिटेल में जाने से पहले आप स्क्रीन पे एक कोटेशन देखें जो मैंने कोट की हुई है। What enrages me is the way women are used as extensions of men, mirrors of men, devices for showing men off, devices for helping men get what they want. They are never there in their own right, or rarely. The world of the Western contains no women. Sometimes I think the world contains no women. जेन टॉपकिंस, जो वर्क है उनका वो है मी एंड माई शैडो। अब होता क्या है बेसिकली, अब आपने ना अपने माइंड के अंदर ये पूरी पिक्चर क्रिएट करनी है जो मैं बनाने लगी हूँ। क्लास में प्रोफेसर आए, प्रोफेसर ने प्रोजेक्टर चलाया, प्रोजेक्टर चलाकर स्क्रीन के ऊपर ये कोटेशन शो की। जैसे ही उन्होंने ये कोटेशन शो की तो क्लास थी को मतलब मेल एंड फीमेल इकट्ठी क्लास थी। अब यहाँ पे इस कोटेशन को देख के डिबेट शुरू हो गई। ये मेरे पास एक बुक है, एन इंट्रोडक्शन टू थ्योरी एंड प्रैक्टिस, लिखी है इन्होंने चार्ल्स ई प्रेसलर ने। उनमें थ्योरी है फेमिनिज्म की, पेज नंबर 102 पे, और उस पेज के ऊपर बिल्कुल ओपनिंग पे उन्होंने ये वाली कोटेशन ऐड की हुई है। मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी तो मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए भी ऐड कर दी। और ये लेक्चर के बाद मैं 100% श्योर हूँ इंशाल्लाह आपका जो कॉन्सेप्ट है फेमिनिज्म का वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि फेमिनिज्म होता क्या है। एनी हाउ, कंप्लीट थ्योरी हम डिस्कस करने वाले इस लेक्चर के अंदर। पूरी कोशिश है कि हर पॉइंट को डिस्कस किया जाए, कवर किया जाए। तो अब हम शुरू कर रहे थे हमारा लेक्चर। स्लाइड पे शो हो गया, प्रोजेक्टर पे शो हो गया, क्लास के अंदर प्रोफेसर ने शो कर दिया। अब सबसे पहले एक लड़का बोलता है, रॉबर्ट कहता है, क्या अजीब सी बकवास लिखी है यहाँ पे कि दुनिया में कोई औरत ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है, दुनिया तो औरतों से भरी पड़ी है। इवन कि मैं जब अपने घर से निकल के आता हूँ तब मैं अपनी बहनों को घर पे छोड़ के आता हूँ। मेरी अम्मी भी हैं, मेरी बहनें हैं 5, और उनमें से कोई भी मैन की एक्सटेंशंस तो नहीं है। मेरी बड़ी बहन वो PhD कर रही है केमिस्ट्री के अंदर, और मेरी 2 बहनें हैं और वो एलिमेंट्री स्कूल के अंदर पढ़ा रही हैं। और जो बाकी की 2 बहनें हैं वो तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हैं मेजर अकाउंटिंग के लिए, एक फिल्म में काम करी सिटी में। अब जब क्लास में लड़का रॉबर्ट ये बोलता है, वहाँ पे एक लड़की है कैरन, वो कहती है तो तुमने तो टॉमकिन की बात को प्रूव कर दिया ना अपनी बात से ही। कैरन कहता है, वो रॉबर्ट कहता है वो कैसे। कैरन कहती है कि तुमने कहा तुम घर में अपनी मदर को देख के आते हो, तो फैक्ट क्या हुआ, तुम्हारी मदर कोई भी घर के बाहर काम नहीं करती, तो उनको फाइनेंशियली तौर पे सपोर्ट किया जाता है, और वो सिक्योरिटी कहाँ से आती है, तुम्हारे फादर की तरफ से, डिपेंड कर रही हैं मेल पे। सेकंड, तुमने कहा तुम्हारी बहन जो है वो मेजर प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी के अंदर, सॉरी काम कर रही हैं एक यूनिवर्सिटी में, और तुम्हारे वहाँ पे जो सिस्टर है उनके जो मेजर प्रोफेसर हैं वो एक मेल है। तो अगेन से क्या होता है, शी इज़ वर्किंग ऑन हीज प्रोजेक्ट फॉर हर डिसर्टेशन, कि तुम्हारी बहन जो थीसिस पे काम कर रही है PhD के, वो बेसिकली तुम्हारे सर का प्रोजेक्ट है, मतलब उनके सर का प्रोजेक्ट है, तो वो उनके ऊपर डिपेंड कर रही है। अगेन वहाँ पे मेल आ रहा है, किसके लिए, अपनी डिसर्टेशन के लिए भी, अपने थीसिस के लिए उनको उस मेल पे डिपेंड करना पड़ रहा है। और साथ ही तुमने कहा तुम्हारी 2 बहनें हैं जो कि एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ा रही हैं, एलिमेंट्री स्कूल में टीचर्स हैं, तो वो क्या कर रही हैं, वो भी तो एक मेल के लिए ही काम कर रही हैं। कहाँ पे कर रही हैं, एक एलिमेंट्री स्कूल में काम कर रही हैं जिसका ऑनर एक मेल है, और वो एलिमेंट्री स्कूल में कौन सा काम कर रही हैं, वो काम जो कि सोसाइटी ने फीमेल से एसोसिएट किया हुआ है
एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स का या सेक्रेटरी का। तो कैरन कहती है कि टॉमकिन ने बिल्कुल ठीक कहा है। अब ये सुनने के बाद टॉम चिल्ला के बोलता है, 3 बच्चे हैं, पहला कौन था? रॉबर्ट। दूसरी कौन आई? कैरन। अब टॉम बोल रहा है, व्हाट नॉनसेंस। कहते हैं जितनी भी औरतें हैं उन सबको हक है, जिस तरह मैन काम करते हैं आदमी, वैसे औरतें भी काम करें। जिस तरह आदमी सख्त कोशिश करने के बाद प्रोफेसर्स बनते हैं, उस तरह औरतें भी सख्त कोशिश करने के बाद प्रोफेसर्स बन जाएं, या एम्प्लॉय बनने के बाद बॉस बन जाएं। यानी कि कोशिश है ना, स्ट्रगल करें तो आप बॉस भी बन जाएंगे, स्ट्रगल करें तो आप प्रोफेसर भी बन जाएंगे। तो कहता क्या ये हम आदमी थे जिन्होंने औरतों की मदद की इस चीज़ में कि वो घर पर रहें और बच्चों को पालें और घर को संभालें? नहीं ना, किसने फोर्स किया उनको? खुद तो वो करती थी। तो अब हम तो उसमें हेल्प आउट नहीं ना कर सके। अब औरतें जो हैं वो इंजीनियर बनना चाहती हैं, सुपरिटेंडेंट बनना चाहती हैं, प्रोफेसर बनना चाहती हैं, बॉस बनना चाहती हैं, बोर्ड का चेयरपर्सन बनना चाहती हैं, स्टूडेंट और लेबरर बनने के बजाय। तो जब तक वो स्टूडेंट या लेबरर नहीं बन जाती तो कैसे इस रैंक तक आ सकती हैं? स्ट्रगल करके ही आएंगे ना, तो स्ट्रगल करके आ जाएं इस रैंक पे। तो ये किसने कहा? टॉम ने कहा। लेकिन आगे से कैरन क्या रिस्पॉन्स करती है? कैरन कहती है कि जो पॉइंट है ना वो ये है कि यू men हैव नॉट अलाउड अस द अपॉर्चुनिटी टू बिकम द स्टूडेंट और द लेबरर। कहते आप मेल हैं, आप आदमी हैं जिन्होंने औरतों को किसकी अपॉर्चुनिटी नहीं दी कि वो या तो स्टूडेंट बने या लेबरर बने। कहते सदियों से ऐसा होता आ रहा है कि आप जो मेल हैं हम लोगों को सप्रेस करते आ रहे हो, ओप्रेस करते आ रहे हो, सब्जुगेट करते आ रहे हो हम लोग को सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सेंटर्स ऑफ पावर की तरफ जो हमारे कल्चर में है वहाँ तो आने ही नहीं देते। हम लोगों को जो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सेंटर्स हैं पावर इन आवर कल्चर, उनसे तो दूर दूर रखते हो। ये कौन कह रही है? ये कैरन कह रही है। तो सदियों से ही ऐसा होता आ रहा है कि हम लोगों को हमारे राइट्स मिल ही नहीं रहे। और कहते अब जब आज आके हम लोगों ने अपने राइट्स के बारे में बात करना शुरू कर दी एज अ ह्यूमन बीइंग, तो आपने हम लोगों को रेडिकल्स कहना शुरू कर दिया, बबल हेड कहना शुरू कर दिया, रेविंग फेमिनिस्ट कहना शुरू कर दिया। जबकि हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम लोगों की अपनी पहचान हो, हम लोगों को हमारी रिस्पेक्ट दी जाए, एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोगों को वैल्यू दी जाए, हमारे अपने राइट हो, हमें ओपिनियंस का राइट दिया जाए कि हम अपने ओपिनियंस को लेके चल सकें, अपने ओपिनियंस को प्रमोट करवा सकें। हम लोग को तो कोई मतलब अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं है कि हम आगे हो सकें। कहते हैं हम लोग को चांस दें आप, हम अब आपको बताएंगे कि हम वुमेन जो हैं वो सेकंड क्लास सिटीजन नहीं है। हम इंडिविजुअल हैं जो अपने गोल्स को सेट कर सकते हैं, अपने ही ड्रीम्स को ड्रीम कर सकते हैं और अपने इस वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस टू लिव के अंदर कन्वर्ट कर सकती हैं। तो ये क्या हुआ था अभी? ये 3 पॉइंट्स आगे रखे गए थे। एक रॉबर्ट का व्यू था जो कहता औरतें तो हैं, कहाँ नहीं है औरतें। एक हमारे पास टॉम का व्यू था जिसने कहा, किसने कहा वो ना पीछे हटते? सबने कहा है, लेकिन लैडर स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ चढ़ के आगे जा सकती हैं। फिर कैरन का व्यू था और यही चीज़ बेस बनी हमारी फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म की, फेमिनिज्म की, क्योंकि यहाँ पे एक व्यू हमारे पास आया जिसमें वो कह रहा है कि वुमेन जो है वो एक्सटेंशंस नहीं है किसी भी मैन की, वो डॉक्टर, टीचर, सेक्रेटरीज कुछ भी बन सकती हैं। और कुछ भी के अंदर कौन से रोल आते हैं? वो रोल जो कि सोसाइटी ने स्क्राइब किए उनके लिए, मतलब टीचर बनना, डॉक्टर बनना या फिर सेक्रेटरी बनना वगैरह वगैरह। और ये भी कहा गया इसके अंदर कि अगर वो डॉक्टर, टीचर या सेक्रेटरी बनती हैं, कुछ भी बनती हैं इनमें से, तो इसका मतलब क्या है? वो अपनी मर्जी की लाइफ खुद गुजार रही हैं, किसी भी मैन ने डिक्टेट नहीं किया उनको। सेम ऐसे ही दूसरा व्यू था हमारे पास आया। उस व्यू में ये कहा गया कि औरतें जो हैं वो शुरू से ही घरों में काम करती आ रही हैं, घरों से बाहर उन्होंने कभी काम नहीं किया, इसलिए जब वो घर से बाहर काम करना शुरू कर रही हैं तो उनको चाहिए कि वो स्टेप बाय स्टेप चलें, ताकि वो स्टेप बाय स्टेप जो चलेंगी उनको जो जो हर्डल, जो जो डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़ी हैं उसके अंदर, अपनी स्ट्रगल के अंदर, वो स्ट्रगल उसको मैनेजमेंट की पोजीशन तक लेके जाएंगी। मतलब स्टेप बाय स्टेप वो जाएंगी तो तब सब कुछ उनको पता लग जाएगा, अचानक से वो कुछ नहीं कर सकती। तो इसमें क्या हुआ? पहले व्यू के अंदर ये हुआ कि जो विमेन थी उसको कोई भी वॉइस नहीं दी गई, ठीक है? मतलब वुमेन जो थी उसको
सोसाइटी ने जो रोल दिया उसने वही परफॉर्म करना था। सोसाइटी ने कहा आप डॉक्टर बनो, सोसाइटी ने कहा आप टीचर बनो, तो वो वही रोल कर रही हैं बस। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ क्या है, उनके पास कोई भी वॉइस नहीं है, या फिर उनके पास लिटिल वॉइस है, कि थोड़ा सा उनको अलाउ कर दिया गया है कि हाँ आप कर सकते हो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। पहले अगर आपने पहली सीढ़ी पे पाँव नहीं रखा तो डायरेक्ट आप आखिरी सीढ़ी तक नहीं जा सकते हो, तो आखिरी तक जाने के लिए आपको पहली सीढ़ी पे पाँव रखना होगा। तो कैरन ये कहना चाह रही थी यहाँ पे, जो लड़की थी, कहती है अनकॉन्शियसली जैसा कि रॉबर्ट ने वर्ड्स बोले, या कॉन्शियसली जैसा कि टॉम ने वर्ड्स बोले, ये कर रहे हैं, ये ऑप्रेस्ड करते आ रहे हैं विमेन को। रॉबर्ट और टॉम ये दोनों मेल सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं रॉबर्ट का नाम ले रही हूँ या टॉम का नाम ले रही हूँ, इट मीन्स कि मैं मेल का नाम ले रही हूँ। तो कहते हैं ये कर रहे हैं, ये ऑप्रेस्ड करते आ रहे हैं विमेन को। किस तरह से? उनको लिटिल या बिल्कुल भी वॉइस नहीं दी गई। कहाँ पे? पॉलिटिकल, सोशल या इकोनॉमिकल इश्यूज जो सोसाइटी में हो रहे हैं उनके अंदर। कि आपने कह दिया डॉक्टर बनो या फिर टीचर बनो, तो इट मीन्स कि आप तो उससे उसका ओपिनियन मांग ही नहीं रहे, आप तो अपना ओपिनियन दे रहे हो उसको। कहते हैं बाय नॉट गिविंग वॉइस एंड वैल्यू टू वुमेन्स ओपिनियंस, उनके रिस्पॉन्स को, उनके ओपिनियन को, उनके राइटिंग को ना वैल्यू दे के मैन क्या कर रहा है? सप्रेस्ड कर रहा है, ओप्रेस्ड कर रहा है, सब्जुकेट कर रहा है फीमेल के रोल को, और फीमेल को डीवॉइस्ड करके, डीवैल्यूड करके, ट्रिविलाइज्ड करके मैन ने क्या किया है? मैन ने वुमेन को नॉन सिग्निफिकेंट अदर बना दिया है। इम्पॉर्टेंट टर्म है नॉन सिग्निफिकेंट अदर, यानी ऐसी अदर जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। औरत के लिए एक वर्ड ही अदर का यूज़ करके देखिए, मतलब निकली हुई है सोसाइटी से। तो फेमिनिज्म का गोल क्या है? इसका गोल ये है कि ये जो डिग्रेडिंग व्यू है अबाउट विमेन उसको चेंज करे, और जो विमेन की वैल्यू है कि यानी कि हर औरत वैल्यूएबल पर्सन है, पोजेस करती है प्रिविलेजेस, राइट को। मतलब जिस तरह हर आदमी का एक हक है ना, वैसे ही एक औरत भी अपना हक रखती है। और जो फेमिनिस्ट होती हैं वो यही चाहती हैं कि जो विमेन है उनकी अपनी वॉइस है, और वो अपनी वॉइस जितने भी अरेना है, यानी कि पॉलिटिक्स है, सोसाइटी है, एजुकेशन है, आर्ट्स है, हर एक के अंदर जो विमेन है उसकी बात सुनी जाए, उसकी वॉइस को वैल्यू दी जाए, उसकी ओपिनियन को वैल्यू दी जाए, उसके रिस्पॉन्स को, उसकी राइटिंग को वैल्यू दी जाए। विमेन जो है ये नॉन सिग्निफिकेंट अदर नहीं है, लेकिन ईच वुमेन इज अ वैल्यूएबल पर्सन पोजेसिंग द सेम प्रिविलेजेस एंड राइट एज एवरी मैन, के जो हक हर आदमी के पास है, सेम राइट्स हर औरत के पास भी होने चाहिए। जो वॉइस मेल को दी गई है वही वॉइस फीमेल के पास भी है। जैसे ओपिनियन मेल शेयर करता है वैसे ही ओपिनियन फीमेल भी शेयर करती है। इसीलिए जितने भी सोसाइटी के अंदर सोशल, एजुकेशनल और पॉलिटिक्स या आर्ट्स हैं, वहाँ पे विमेन को वॉइस दी जानी चाहिए, विमेन की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। अब ये नहीं है मतलब कि मैं बोल रही हूँ तो मेरी आवाज़ है, ठीक है। आवाज़ का मतलब ये है कि इस आवाज़ को सुना भी जाए। अब ये नहीं कि बहरा बैठा है आके, मतलब सुन के अनसुना ना किया जाए, इम्पोर्टेंस दी जाए, वैल्यू दी जाए कि हर एक की अपनी वर्थ है, हर एक की अपनी मतलब बोलने की सलाहियत, और जो वो बोलता है उसके अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, अपना ओपिनियन है, ओपिनियन को वर्थ दी जाए, वैल्यू दी जाए। तो फेमिनिस्ट क्या करते हैं? वो चाहते हैं कि ऐसी सोसाइटी बनाई जाए जिसमें फीमेल वॉइस इज वैल्यूड इक्वली विद मेल, ठीक है, कि जिस तरह हर मेल की बात मानी जाती है वैसे ही हर फीमेल की भी बात मानी जाए। तो फेमिनिज्म क्या हुआ? फेमिनिज्म इज अ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मूवमेंट। मैंने यहाँ पे वर्ड मूवमेंट यूज़ किया क्योंकि बहुत लंबी चलती है, ये डिफरेंट वेव्स में डिवाइड की गई है। विच मेन कंसर्न इज विद द इक्वल राइट्स फॉर विमेन, यानी कि ऑल विमेन आर इक्वल टू मैन, सारी औरतें मर्दों के बराबर हैं। तो ऐसी थ्योरी जिसके अंदर जो मर्द हैं उनके इक्वल औरत को कंसीडर करने की बात की जाए, उस थ्योरी को हम फेमिनिज्म कहते हैं। किस लिहाज से? सोसाइटी के लिहाज से, इकोनॉमिकल लिहाज से, पॉलिटिकल लिहाज से, आर्ट के लिहाज से, मतलब जितने भी पावर्स वाले अरेना है ना उनके अंदर औरत की भी इक्वालिटी रखी जाए टू मैन। दैट इज फेमिनिज्म। तो व्हाट इज फेमिनिज्म आपको क्लियर हो चुका होगा। पहले मैंने एक कहानी बताई जहाँ से मैंने बताया कि आप पर्सपेक्टिव बने, फिर उससे हमारे सामने आया कि अच्छा ये है फेमिनिज्म, यहाँ से फीमेल निकली हैं जो अपने हक की बात कर रही हैं। एनी हाउ
फेमिनिज्म की जो टर्म थी सबसे पहले कॉइन की थी चार्ल्स फॉरर ने 1837 में, मतलब ये टर्म 1837 में ही यूज़ हो चुकी थी। पीछे पूरी हिस्ट्री है कि फेमिनिज्म एक्चुअल में शुरू कहाँ से हुआ वो मैं आगे बताऊंगी, लेकिन मैं अभी आपको 3 वेव्स के बारे में बात करूंगी, 3 वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में क्या हुआ था, जो विमेन थी उनको वोट का राइट मिला था। अब होता क्या था, जो विमेन थी उनके जितने भी प्रॉपर्टी राइट्स थे उनको सारे के सारे अपने हस्बैंड के लिए सरेंडर करना पड़ते थे। विमेन वोट नहीं दे सकती थी। वुमेन जो थी कुड नॉट होल्ड पब्लिक ऑफिस नहीं होल्ड कर सकती थी। तो जब ये एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी तो 1848 के ड्यूरेशन में सेनेका फॉल्स कन्वेंशन से फर्स्ट वेव फेमिनिज्म शुरू हुई। अब था क्या, 300 मेन थे और विमेन थी। ये सारे के सारे सेनेका फॉल्स न्यूयॉर्क में विमेन्स राइट के लिए एक रैली की फॉर्म में इकट्ठे हुए। उस टाइम पे एलिजाबेथ कैडी नाम की एक्टिविस्ट थी। ये एक्टिविस्ट इस मूवमेंट को लेके चल रही थी और इनकी मेन डिमांड थी वोट की, कि वुमेन को वोट का राइट दिया जाए। इस मूवमेंट को वुमेन सफरेज का नाम भी दिया गया। तो फर्स्ट वेव का फोकस किस पे था? मेन फोकस वाज ऑन वुमेन गेनिंग द राइट टू वोट, which is also known as women's suffrage। और फाइनली हिप हिप हुर्रे हुआ क्या, 1920 में यूनाइटेड स्टेट के अंदर वुमेन को वोट का राइट मिल गया और 1918 में कनाडा के अंदर औरतों को वोट डालने का राइट मिल गया। लेकिन इस फर्स्ट वेव के अंदर जो मेन फोकस था राइट के लिए वो मिडल और अपर क्लास वाइट विमेन के लिए था। Means to say that it was focused mainly on rights for middle और upper class white women। तो ये थी फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म। फिर सेकंड वेव शुरू हुई फेमिनिज्म की, जो कि 1960s से शुरू हुई और 1990s तक चली। मैंने जो यहाँ पे डेट लिखी है ना 1980s और यहाँ पे भी 1990, ठीक है, ये क्या है, इनमें क्लैश भी होता है, मतलब थोड़ी सी वेरिएशन आ जाती है, उसका कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप बेशक 1990s कर लें या 1980s कर लें, दोनों ठीक होगी। तो ये सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म मैं बता रही थी 1960 से शुरू होकर 1990s तक रही। ये सिविल राइट मूवमेंट से शुरू हुई थी और इस मूवमेंट का मेन फोकस था लाइक सेक्सुअलिटी का इशू और रिप्रोडक्टिव राइट जो थे वो वाले। और इनका स्लोगन था द पर्सनल इज पॉलिटिकल, इक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट वेव में क्या हुआ था, सिर्फ और सिर्फ वाइट विमेन के वोट की राइट की बात की गई थी। लेकिन इस वेव में क्या हुआ, विमेन ऑफ ऑल कलर्स को लाया गया। फर्स्ट वेव में अपर और मिडिल क्लास की वाइट विमेन थी, लेकिन सेकंड वेव में किसको लाया गया, जो डिफरेंट इकोनॉमिक क्लास से भी बिलोंग करती थी उनको भी लाया गया। सेकंड वेव के अंदर ये प्रोक्लेम किया गया कि विमेन्स स्ट्रगल इज क्लास स्ट्रगल। जो विमेन स्ट्रगल करती है वो बेसिकली क्लास की फॉर्म में स्ट्रगल हो रही होती है, यानी कि सिस्टरहुड के स्लोगन को वैल्यू दी गई। इस वेव के अंदर डेमोन्स्ट्रेट किया गया कि कैसे इश्यूज ऑफ रेस, क्लास एंड जेंडर ऑपरेशन और आर रिलेटेड, के अगर क्लास के लिहाज से बात की जाए, रेस के लिहाज से बात की जाए, जेंडर के लिहाज से बात की जाए, इनके ऑपरेशन के लिहाज से बात की जाए, सारे के सारे रिलेटेड हैं। और ये सेकेंड वेव के अंदर ही था कि सेक्स और जेंडर के दरमियान में डिफ्रेंशिएट बताया गया कि सेक्स वो होता है जो कि बायोलॉजिकल दिया जाता है आपको, यानी कि बायोलॉजिकली ये मेल है और बायोलॉजिकली ये फीमेल है, और जेंडर वो होता है जो कि सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करती है और ये कल्चर टू कल्चर वेरी करता है और टाइम टू टाइम चेंज होता है। और इस सेकेंड वेव में ही था कि विमेन स्टडीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया गया, क्योंकि इसमें बात किसकी की गई है, वुमेन स्ट्रगल इज क्लास स्ट्रगल, यानी कि कलेक्टिवली जितने भी रेस की, कलर की, क्लास की, जेंडर की विमेन है उनको जब ऑप्रेस किया जा रहा है तो इट मीन सबको ही ऑप्रेस किया जा रहा है, सारे रिलेटेड हैं आपस में। इसमें ये चीज़ मेन बात की गई और वुमेन स्टडीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया गया। लीडिंग फिगर थी वो इसके अंदर बेटी फ्रीडन थी। उनका एक वर्क है द फेमिनिन मिस्टीक जो कि 1963 में पब्लिश होता है। फिर शुरू होती है थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो कि 1980s में शुरू होती है या 1990s भी कह लें, दोनों एक्यूरेट है और ये स्टिल अभी तक कंटिन्यू है, जिसमें फेमिनिटी की डेफिनेशन को चैलेंज किया गया और कहा गया
कि जो वुमेन्स राइट है वो बेसिकली ह्यूमन्स राइट है और वुमेन को इंटरनेशनल बेसिस पे राइट मिलने चाहिए। वुमेन जो है वो इक्वल टू मैन होनी चाहिए, मतलब जो मैन को राइट मिल रहे हैं वही राइट वुमेन को भी मिलने चाहिए। और ये ट्रीटमेंट किसी पार्टिकुलर कंट्री में नहीं होना चाहिए बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे होना चाहिए, मतलब हर कंट्री में हर रेस की विमेन के साथ सेम ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। और थर्ड वेव के अंदर जो डोमिनेंट नेम थे एक्टिविस्ट के वो हैं अड्योरे लॉर्ड और साथ में रेबिका वॉकर। तो ये 3 वेव थी जिसमें देखा जो पहला वेव था उसमें जो विमेन की राइट थी उनकी बात की गई, राइट किसका, वोट का राइट, जिसमें स्पेसिफिकली वाइट विमेन के वोट की राइट की बात की गई थी। सेकेंड वेव आई जिसमें क्या हुआ कि जो अदर देन वाइट रेस भी थे, मतलब जो वाइट के अलावा ब्लैक भी थे और साथ में डिफरेंट रेसेस से बिलोंग करते थे, डिफरेंट क्लासेस से बिलोंग करते थे, उनके राइट्स की भी बात की गई। फिर थर्ड वेव आई जिसमें हमने देखा कि कहा गया कि मेल के इक्वल दिखने के लिए अपनी फेमिनिटी को मत छोड़ो और जो फीमेल हैं दे मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली टू मेन। तो यहाँ पे साथ ही जो 3 वेव्स थी उनका मोटो क्या था वो भी क्लियर हो चुका होगा आपको। ये तो हो गया ना वेव्स का ओवरव्यू। अब मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकली ब्रीफ ओवरव्यू दूंगी फेमिनिज्म का कि अरिस्टोटल टाइम से लेके अब तक क्या रोल है फेमिनिज्म का, कैसे आया, फेमिनिज्म कैसे शुरू से चलता आ रहा है। अब होता क्या है कि एरिस्टोटल क्लेम करता है कि विमेन आर इम्परफेक्ट क्रिएचर, ठीक है, कि विमेन जो है वो परफेक्ट नहीं, नेचर के अंदर वो इम्परफेक्ट है। और इसके मुताबिक जो ट्रेजिक हीरोइंस होती हैं ना वो ट्रेजिक हीरोइंस नहीं हो सकती, मतलब विमेन को हम लोग ट्रेजिक हीरोइंस के तौर पे नहीं ऐड कर सकते क्योंकि इससे ट्रेजेडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये कहना है एरिस्टोटल का। अब एरिस्टोटल कितना पुराना, और उससे भी पुरानी ग्रीक मैथोलॉजी। ग्रीक मैथोलॉजी क्या करता है, जितने भी बैड ट्रेट्स होते हैं वो एसोसिएट करता है फीमेल के साथ, जबकि जितने भी पॉजिटिव ट्रेट्स होते हैं वो एसोसिएट करता है मेल के साथ। फॉर एग्जाम्पल इविल की बात की जाए, जेलसी की बात की जाए, इरेशनल एंगर जो हम लोग इडिपस रेक्स में हमने फ्यूरीज देखी थी, एस्किलस के अंदर हम लोगों ने और इस ट्रायोलॉजी जो पढ़ा था उसके हम देखे थे फ्यूरीज। फ्यूरीज हमारे पास आ जाती हैं, ये कौन है, फीमेल है। इसमें हमें इरेशनल एंगर दिखाई देता है, जेलसी, इविल। अच्छा, इरेशनैलिटी, पैशन, ये सब कुछ एसोसिएट किया जाता है फीमेल के साथ। किसमें, ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर। अगर आप लोगों ने ग्रेट एपिक जिसका नाम है बेवुल्फ वो पढ़ी हो या देखी हो तो उसमें भी आपने देखा होगा फीमेल के साथ सारे ही इरेशनल, सारे ही इस तरह के नेगेटिव ट्रेट्स एसोसिएट किए गए थे। ऑन द अदर हैंड पावर, माइट, रीजन, विजडम, इनकी बात की जाए तो ये मेल के साथ लिंक किया जाता है। जैसे कि जीयस हम देखते हैं, इनका देवता अपोलो, अगेन ग्रीक देवता सूरज का, ये सब कुछ। तो कहते हैं इसके बाद यानी कि अरिस्टोटल की बात भी हो गई, फिर उसके बाद ग्रीक मिथ की बात हो गई, फिर जब जूडो क्रिश्चियनिटी आई, कहता वहाँ पे मज़हब के लिहाज से बात की जाए तो उसके अंदर भी गॉड ने पहले विमेन को नहीं चूज़ किया ह्यूमन रेस के लिए, पहले मेल को चूज़ किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, कहता दूसरी चीज़ देखें, सेकेंडली ये हुआ कि जो मेल का डाउनफॉल का कॉज बना, हेवन से बाहर आने का कॉज बना, वो भी फीमेल थी। फिर उसके बाद कहते हैं कि इसी लिहाज से एक सेंट हैं थॉमस एक्विनस, क्रिश्चियनिटी से लिंक करते हैं। वो क्या कहते हैं, कहते हैं वुमेन इज एन इम्परफेक्ट मैन विद अ वेरी नेगेटिव एंड पैसिव नेचर। तो कहते हैं यहाँ से भी क्या होता आ रहा है, हिस्ट्री से थ्रू आउट हिस्ट्री हम देखते आ रहे हैं फीमेल को एक्सप्लॉइट ही किया जा रहा है, फीमेल को सब्जुगेट किया जा रहा है, मार्जिनलाइज किया जा रहा है। तो ये तो भी चल रहा है बैकग्राउंड। फिर उसके बाद प्रेजेंट टाइम में क्या होता है, कहते हैं 20th सेंचुरी के बिल्कुल अर्ली डिकेज यानी कि पहले 10 सालों में, जिसको प्रोग्रेसिव एरा भी कहते हैं, विमेन को वोट का राइट मिल गया। और क्या हो गई, वो सोशल इश्यूज ऑफ द डे के अंदर प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट्स बन गई। जैसा कि हमारे पास हेल्थ केयर आ गया, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, लिटरेचर, इन सब के अंदर जो फीमेल थी उनका प्रोमिनेंट नेम आने लग पड़ा। और 1919 में एक ब्रिटिश स्कॉलर जो कि टीचर भी हैं, अर्ली फेमिनिस्ट भी काउंट होती हैं, वर्जीनिया वुल्फ, उन्होंने फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म की फाउंडेशन बनाई अपने वर्क अ रूम ऑफ वंस ओन से। अ रूम ऑफ वंस ओन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, ये इनका ऐसे जिसमें मैं ऑलरेडी लेक्चर बना चुकी हूँ। अगर आपने वो सुनना हुआ तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उस लिंक के थ्रू उस लेक्चर तक अप्रोच कर सकते हैं, जिसके अंदर ये क्लेम कर रही हैं
कि जो एक विमेन है उसके पास अगर पावर हो या और उसके साथ ही उसको एक स्पेस प्रोवाइड कर दी जाए, एक प्राइवेट स्पेस, एक प्राइवेट रूम दे दिया जाए, तो वो कुछ भी कर सकती है। उसके पास इक्वली टैलेंट है जैसा कि मेल के पास होता है। और यहाँ पे डेट ठीक कर लीजिएगा, 1929 है इसकी पब्लिकेशन डेट। ठीक है, 1929 में इसमें वर्क पब्लिश किया था, जिसके अंदर इन्होंने ना जो बड़े फेमस राइटर हैं शेक्सपियर, उनकी एग्जाम्पल को डाला कि वो कितने फेमस हैं। वो एक मेल है और वो इतने फेमस क्यों है? क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी गई। कहते वैसे ही अगर शेक्सपियर की लेट्स सपोज बहन है जूडिथ शेक्सपियर, जितना टैलेंटेड शेक्सपियर है वैसे ही वो भी टैलेंटेड होती। ठीक है, वो भी टैलेंटेड है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन उसका इतना नाम ना होता जितना नाम शेक्सपियर का है। क्यों? क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती, उसके पास पैसा ना होता, ना उसके पास एक प्राइवेट स्पेस होती, जबकि शेक्सपियर के पास वो सब कुछ है। ठीक है, तो मतलब ये उसमें कंपेयर करती हैं, कंट्रास्ट करती हैं और बताती हैं, कंक्लूजन में यही बताती हैं कि विमेन जो है उसको हर एस्पेक्ट्स, बेशक वो मैरिज हो या बेशक वो एजुकेशन हो, लाइब्रेरी में जाना क्यों ना हो, मतलब कोई भी एस्पेक्ट है सोसाइटी के अंदर वहाँ पे एक्सप्लॉइट किया जाता है। ठीक है, और अगर वुमेन को अपॉर्चुनिटी दी जाए, चांस प्रोवाइड किया जाए, उनके पास पैसा हो, उनके पास एक प्राइवेट स्पेस हो, तो वो बहुत सक्सेसफुल हो सकती हैं। उनको किसी पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। ये वर्जीनिया वुल्फ उसमें क्लेम करती हैं। एनी हाउ, नेक्स्ट है हमारे पास 1949 के अंदर एक फ्रेंच राइटर सिमोन डी beauvoir का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क द सेकेंड सेक्स, जिसके अंदर इन्होंने फीमेल के लिए एक टर्म यूज़ की, वो है अदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म है अदर की, जिसका मतलब क्या है कि जो फीमेल है वो खुद को डिफाइन नहीं करती, बल्कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी एग्जिस्टेंस डिफाइन करती है या इंटरप्रेट करती है बाय द मेल। ठीक है, मेल उसकी एग्जिस्टेंस को डिफाइन करता है, मेल उसकी एग्जिस्टेंस को इंटरप्रेट करता है, क्योंकि मेल डोमिनेंट बीइंग है सोसाइटी के अंदर, जबकि जो फीमेल है वो उससे सबऑर्डिनेट, उससे लोअर लेवल पे आती है, इंफीरियर रैंक पे आती है। दैट इज़ वाई मेल बताता है कि फीमेल का रोल क्या है, और मेल से सबऑर्डिनेट होने की बेस पे, सेकेंडरी होने की बेस पे, नॉन एग्जिस्टेंट होने की बेस पे फीमेल का सोसाइटी के अंदर जो रोल है वो ना होने के बराबर होता है। और सिमोन डी beauvoir के अकॉर्डिंग क्या कहती हैं? ये कहती हैं अ वुमन must break the bonds of patriarchal society and define herself if she wishes to become a significant human being in her own right and to defy male classification as the other। कि एक औरत अगर सोसाइटी के अंदर सिग्निफिकेंट ह्यूमन बीइंग बनना चाहती है और अपना राइट को मनवाना चाहती है, तो उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए कि वो जो सोसाइटी में पेट्रार्कल बॉन्ड बने हुए हैं ना, उसको तोड़े। ठीक है, ये जो चेन चल रही है उसको ब्रेक करे, उसको फॉलो ना करे। इस तरह से क्या करेगी? मतलब रिबेलियन एक्ट करके क्या करेगी? वो अपनी जो अदर का टाइटल उस पर लगाया गया है वो ख़त्म कर देगी और अपनी एक सिग्निफिकेंट तौर पे आइडेंटिटी क्रिएट करेगी और एक सिग्निफिकेंट ह्यूमन बीइंग के तौर पे जानी जाएगी। अब ये तो आगे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर्स अभी दो, जिसमें वर्जीनिया को पढ़ा और सिमोन डी beauvoir को पढ़ा। फिर होता है 1960s का टाइम पीरियड शुरू। उसमें क्या होता है? उसमें ऐसा होता है कि नए काइंड ऑफ फेमिनिज्म के इश्यूज शुरू हो जाते हैं। जो फेमिनिस्ट इश्यूज थे उनको वॉइस मिलना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि इन्हीं ड्यूरेशन के अंदर फेमिनिज्म की वेव्स चल रही हैं। 1960s में सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म शुरू हुई थी, जिसके अंदर हमने पीछे पढ़ा था कि सेकेंड वेव के अंदर जितने भी रेस से, जितने भी क्लास से फीमेल बिलोंग कर रही थी, उन सब को राइट मिलना शुरू हो चुके थे। और सेम टाइम पीरियड पे फेमिनिस्ट क्रिटिक्स क्या कर रहे थे? वो जो ट्रेडिशनली लिटरेरी कैनन्स थे ना, उनको एग्जामिन करना शुरू हो गए थे। और वहाँ पर उन्होंने डिस्कवर किया कि थ्रू आउट ऐसे ही हो रहा है टेक्स्ट के अंदर, जो मेल है वो फीमेल को द अदर कंसीडर कर रहा है, मेल फीमेल को कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा। तो यही सब कुछ देखते हुए फीमेल ने राइटिंग करना शुरू की, और जो मेल की राइटिंग स्टाइल था उसको सुपरमेसी थी, उसको डोमिनेंस पर रखा गया था। लेकिन ऑन द हैंड फिर फीमेल ने भी अपना लिटरेचर प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, और उस बेस पे क्या हुआ? फीमेल का स्टाइल, फीमेल के थीम, फीमेल की वॉइस, फीमेल की टोन ऑफ राइटिंग, सब कुछ चेंज था। किससे? मेल से।
फिर इस राइटिंग स्टाइल को देखते हुए, इन डिफरेंसेस को देखते हुए हमारे पास एक राइटर आते हैं, इनका नाम है एलिन शवाल्टर। एलिन शवाल्टर एक फेमिनिस्ट हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इन्होंने एक टर्म कॉइंड की जिसका नाम है गाइनोक्रिटिसिज्म, जिसका मतलब था स्टडी ऑफ विमेन एज राइटर्स। इन्होंने टोटल 4 मॉडल्स दिए थे विमेन राइटिंग की स्टडी के लिए, जिसमें बायोलॉजिकल मॉडल है, लिंग्विस्टिक्स मॉडल है, साइको एनालिटिकल मॉडल है, कल्चरल मॉडल है। बायोलॉजिकल मॉडल बात करता है कि दैट हाउ द फीमेल बॉडी marks itself upon the text by providing a host of literary images and a personal intimate tone, कि कैसे फीमेल बॉडी जो है जब वो लिखने जाती है तो टेक्स्ट के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होता है, उसके इमेजेस जो हैं वो कैसे का सिनारियो क्रिएट करते हैं, और साथ ही साथ जो उसकी टोन होती है वो किस तरह की होती है, इंटीमेट टोन होती है। मतलब इन शॉर्ट नंबर 1 जो बायोलॉजिकल मॉडल है वो बात कर रहा है बॉडी ऑफ फीमेल की, ठीक है, कि फीमेल की बॉडी का उसके टेक्स्ट पे क्या इम्पैक्ट है। लिंग्विस्टिक्स मॉडल बात कर रहा है कि मैन लैंग्वेज को कैसे यूज़ करता है और जो विमेन है वो लैंग्वेज को कैसे यूज़ करती है। मैन वोकैबुलरी को कैसे यूज़ करता है और विमेन जो है वो वोकैबुलरी को कैसे यूज़ करती है, और क्या विमेन ऐसी लैंग्वेज यूज़ करती है जो कि उसके जेंडर को डिफाइन कर रही हो। फिर साइको एनालिटिकल मॉडल ये डील करता है कि जो फीमेल है उसकी साइकी, उसके एनालिसिस पे, ठीक है, बेस्ड ऑन एन एनालिसिस ऑफ द फीमेल साइकी, और कैसे ये एनालिसिस उसके राइटिंग प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। देन आते हैं कल्चरल मॉडल। ये इन्वेस्टिगेट करता है कि जिस सोसाइटी के अंदर एक फीमेल ऑथर काम कर रही है तो वो जो काम कर रही है उसके अंदर किस तरह से सोसाइटी है वो उसके गोल्स को, उसके रिस्पॉन्स को, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को शेप आउट कर रही है। ये तो हो गए ना 4 मॉडल्स। बायोलॉजिकल मतलब बॉडी ऑफ फीमेल, क्या असर है टेक्स्ट पे। लिंग्विस्टिक्स मतलब क्या डिफरेंस है मेल और फीमेल की टेक्स्ट के अंदर और फीमेल कैसे अपने वर्डिंग को यूज़ कर रही है। साइको एनालिटिकल मतलब क्या साइकी है फीमेल की और उसकी साइकी का क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसकी राइटिंग के ऊपर। कल्चरल मॉडल मतलब सोसाइटी कैसे शेप आउट कर रही है फीमेल को। ये हो गए मॉडल क्लियर, जो कि 4 मॉडल थे। इसके अलावा एलिन शवाल्टर ने 3 फेजेस भी बताई हैं फेमिनिज्म की। वो फेजेस कौन सी हैं? नंबर 1 है फेमिनिन फेज, नंबर 2 फेमिनिस्ट फेज एंड नंबर 3 फीमेल फेज। अब इन फेजेस के अंदर क्या होता है, राइटिंग स्टाइल की बात। नंबर 1 फेमिनिन फेज, जिसमें जो विमेन होती हैं वो राइटर्स यानी कि मेल राइटर्स को एज इट इज़ इमिटेट करके लिखती हैं, ठीक है। मतलब फीमेल राइटर तो आ गई, उन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया, लेकिन लिख कैसे रही हैं, मेल राइटर का ही राइटिंग स्टाइल को इमिटेट करते हुए, कॉपी करते हुए लिख रही हैं, ठीक हो गया। फिर आती है दूसरी फेज, फेमिनिस्ट फेज, जिसके अंदर विमेन जो है वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती हैं और साथ में माइनॉरिटी राइट्स की भी बात करना शुरू कर देती हैं। मतलब अभी भी इमिटेट तो कर रही हैं मेल के स्टाइल को, लेकिन थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट भी कर रही हैं। लेकिन फीमेल्स फेज फुली डेवलप्ड फेज है। इसमें क्या है, इस फेज के अंदर जो फेमिनिस्ट राइटर होती है, जो विमेन राइटर होती है, वो टोटली ऑपोजिट हो गई है मेल से। इसमें वो अपना एग्रेशन भी दिखा रही है, अपना एंगर भी दिखा रही है, और उसके साथ साथ क्या कर रही हैं, जो मिसऑगनी क्रिएट की हुई है मेन के टेक्स्ट के अंदर फीमेल के बारे में, वो उसको भी हाईलाइट कर रही हैं। मतलब फीमेल एक मैच्योर लिटरेरी टेक्स्ट प्रोड्यूस कर रही हैं जिसके अंदर वो अपना ही, मतलब कोई भी इमिटेटिव वर्ड नहीं है उनका, अपना ही वर्क्स लिख रही हैं। और उस वर्क के अंदर जो फीमेल के फुलिशनेस है अबाउट, जो मेल की फुलिशनेस है अबाउट फीमेल, जो फीमेल को सब्जुकेट किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया, वो सब कुछ लिख रही हैं। जैसा कि हमारे पास टोनी मॉरिसन आती हैं, उनका बिलवड नॉवल है, उन्होंने क्या बताया बिलवड के अंदर अफ्रो अमेरिकन विमेन के साथ क्या सलूक किया गया, वो सारा क्या है, उनका एग्रेशन है, वो उनकी लाइक पास्ट है, एक खतरनाक पास्ट, उन्होंने ये किया, उसको लिखना शुरू कर दिया, जिससे उसने क्या बताया गया कि मेल एक्चुअली में ये करता रहा है फीमेल के साथ। तो फीमेल फेज के अंदर जो टेक्स्ट होती है वो उसका फोकस वुमेन्स टेक्स्ट के ऊपर होता है, जो बिल्कुल ऑपोजिट होती है मेल टेक्स्ट से। वो वाली टेक्स्ट जिसके अंदर मेल ने फीमेल को गलत करके,
या नेगेटिव वे में पोर्ट्रे किया होता है। यानी इन अदर वर्ड्स फेमिनिन फेस जिसके अंदर इमिटेशन की जाती है जो पहले से लिटरेरी ट्रेडिशन चलता आ रहा उसकी, यानी कि जो मेल की राइटिंग है उसकी। फेमिनिस्ट फेस जिसमें प्रोटेस्ट किया जाता है इस ट्रेडिशन के अंदर, यानी कि मेल के ट्रेडिशन के अंदर, मेल के स्टाइल के ऊपर। और फीमेल फेस यानी कि सेल्फ डिस्कवरी की फेस है जिसके अंदर एक जो फीमेल राइटर है वो क्या कर रही होती है, वो अपनी आइडेंटिटी को सर्च कर रही होती है और वो जो मेल ने उसकी नेगेटिव आइडेंटिटी पोर्ट्रे की होती है उसके खिलाफ रिवोल्ट कर रही होती है। फेजेस क्लियर हो गए आपको, मॉडल्स भी क्लियर हो गए आपको, एलेन शोल्टर क्लियर हो गए आपको। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको लाजमी अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास 3 मेन स्ट्रेन्स आते हैं, जियोग्राफिकल स्ट्रेन्स आते हैं फेमिनिज्म के। वो कौन से हैं? नंबर 1 अमेरिकन फेमिनिज्म, नंबर 2 ब्रिटिश फेमिनिज्म, नंबर 3 फ्रेंच फेमिनिज्म। ये तीनों मेन स्ट्रेन्स हैं फेमिनिज्म के। जो हमारे पास अमेरिकन फेमिनिज्म है इनका एम्फसाइज होता था एक्चुअल टेक्स्ट के ऊपर विद ऑल इट्स टेक्सचुअल क्वालिटीज़। कहते जो भी इसके अंदर थीम है, वॉइस है, टोन है, जो एक्चुअल है उसके ऊपर फोकस रख के टेक्स्ट को रीड किया जाए। ब्रिटिश फेमिनिज्म जो था ये अमेरिकन फेमिनिज्म के मुकाबले में ज़्यादा पॉलिटिकल था अपने नेचर के अंदर और सोशल चेंज को एडवोकेट करता था। इसके अंदर रिलेशनशिप देखा जाता है जेंडर का उसकी क्लास के साथ, कि कैसे डोमिनेंट पावर स्ट्रक्चर्स जो हैं उसको मैन कंट्रोल कर रहा है और मैन जब कंट्रोल करता है उसके साथ साथ वो औरत के ऊपर क्या उसका असर हो रहा है, किस तरह से मैन जो सोसाइटी में विमेन को ओप्रेस कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ पावर। ठीक है, इसमें इस तरह से टेक्स्ट को स्टडी किया जाता था। मीन्स काइंड ऑफ मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म भी कह सकते हैं हम लोग ब्रिटिश फेमिनिज्म को। ऑन द अदर हैंड फ्रेंच फेमिनिज्म, इसका कंसंट्रेशन होता था लैंग्वेज के ऊपर कि कैसे मीनिंग प्रोड्यूस होते हैं थ्रू वेरियस लिंग्विस्टिक सिंबल्स। और जब राइटिंग में आते थे तो फिर मेल की राइटिंग और फीमेल की राइटिंग डिफरेंट होती थी और उनके सिंबल के यूजेज के बेस के ऊपर ये डिफ्रेंशिएट किया जाता था कि वुमेन्स की राइटिंग है और इसी बेस पे फीमेल राइटिंग और मेल राइटिंग के अंदर जो डिफरेंस था वो सामने आ जाता था। किस बेस पे? लिंग्विस्टिक सिंबल की बेस पे। ठीक है, क्योंकि फ्रेंच फेमिनिज्म का फोकस इस पे है लिंग्विस्टिक्स सिंबल्स के ऊपर कि कैसे सिंबल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और कैसे उनके थ्रू मीनिंग प्रोड्यूस होते हैं, कैसे उनको एनालाइज किया जाता है। इसका मेन फोकस लैंग्वेज पे था। नो मैटर थ्योरी में कुछ भी कहा गया हो, लेकिन जितने भी फेमिनिस्ट थे उनका मेन फोकस किस पे है? सेल्फ डिस्कवरी के ऊपर। ये सब के सब किस पे हैं? ऑन अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी that will lead them to a better understanding of themselves. And once they understand and then define themselves as women, they believe they will be able to change their world. ये इनका बिलीव है, किनका? विमेन का। इम्पॉर्टेंट वर्क स्क्रीन पे मैंने शो किए हुए हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क मैरी वुल्फस्टोनक्राफ्ट का 1792 में पब्लिश हुआ, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ विमेन। फिर है अ रूम ऑफ वंस ओन 1929 वर्जीनिया वुल्फ। द सेकंड सेक्स जिसको 1949 में लिखा गया साइमन डी बेवर में। एलेन शोल्टर की 3 फेजेस जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ पीछे, फेमिन फेज, फेमिनिस्ट फेज और फीमेल फेज, और इनके ड्यूरेशन ये है, इनको भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद फेमिनिज्म की फर्दर ब्रांचेस भी हैं, बिल्कुल, तभी तो इसको एक मूवमेंट का नाम दिया है जो कि बहुत बड़ी हुई है, फैली हुई है। ब्रांचेस कैसे हैं जी? हमारे पास मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म भी आ जाता है। जब भी ऐसे टेक्स्ट जिसके अंदर क्लास के लिहाज से और सोसाइटी में डोमिनेंस के लिहाज से जेंडर का, मतलब जेंडर और क्लास का क्या रोल है, पावर का क्या रोल है, इस लिहाज से बात की जाए फीमेल की, तो इट मीन्स वो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म होगा। जबकि साइको फेमिनिज्म जिसके अंदर साइको एनालिसिस के पर्सपेक्टिव को देखते हुए फीमेल के जो रोल है उसकी बात की जाए, साइको फेमिनिज्म हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास आता है इको फेमिनिज्म के इन्वायरमेंट जो है वो फीमेल की एक्सप्लॉयटेशन के अंदर या सब्जुगेशन के अंदर क्या रोल अदा करता है, दैट इज़ इको फेमिनिज्म। इसी तरह से लिबरल फेमिनिज्म है, रेडिकल फेमिनिज्म है, और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो वो इको फेमिनिज्म है। एनी हाउ हमारा लेक्चर हो गया कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है। जितने भी इस थ्योरी के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे उन सबको मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है, और आई होप ये
लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।